ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज नमन एंड आई हम्बली वेलकम यू ऑल टू टुडेस लेक्चर नंबर 55 ऑफ PSIR लेक्चर सीरीज। सो जैसे दोस्तों आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैना अरेंट की थ्योरी ऑन पावर पे। ये थ्योरी ऑफ पावर हैना अरेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से एक डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है। एंड ये क्वेश्चन डायरेक्टली हैना अरेंट की डेफिनेशन ऑफ पावर से, जो कि उनकी किताब ऑन वायलेंस में दिया हुआ है, उससे आती है। हैना अरेंट ने डिफाइन किया है पावर को, दैट पावर इज नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप एंड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस ओनली सो लॉन्ग एज द ग्रुप कीप्स इट टुगेदर। डिस्कस 10 मार्क्स क्वेश्चन था, 150 शब्दों में लिखना था, राइट। तो जैसा कि आपने ये जो पावर की डेफिनेशन, पावर की कंसेप्शन पढ़ी इस क्वेश्चन में, वो डायरेक्ट एक पावर की डेफिनेशन है जो हैना अरेंट ने अपनी किताब ऑन वायलेंस में दिया गया है। जनरली लोग जो पावर की कॉन्सेप्ट है उसको वेरियस और टर्मिनोलॉजी जैसे कि फोर्स हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, वायलेंस हो गई, इससे कंफ्यूज करते हैं। लोग इस वर्ड को बहुत ज़्यादा मिसनोमेरिकली यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको एक कंफ्यूज्ड मैनर में यूज करते हैं। लोग कहना तो चाहते हैं कि विंड हैज़ इनॉर्मस फोर्स, बट वो बोल जाते हैं कि विंड बहुत पावरफुल है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हैना अरेंट ने क्लियरली बताया है कि जो लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं वेरियस टर्मिनोलॉजीज को, जैसे फोर्स, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस हो गया, एंड इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं एज अ पावर, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पावर अपने आप में ही काफी ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये अपने आप में ही काफी ज्यादा एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो लोगों को जानना चाहिए टू हैव अ हार्मोनियस पॉलिटिकल लाइफ, जो कि वो अपने थ्योरी ऑफ एक्शन और उनकी व्यू ऑफ पॉलिटिक्स में उन्होंने कहा है अबाउट द वीटा एक्टिवा, राइट। वीटा एक्टिवा, दैट हाउ इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्शन इज, हाउ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन is in order to eliminate the emergence of any totalitarian or authoritarian regime, right। तो इसके लिए इसे और फर्दर में बताते हुए हैना अरेंट ने अपने कॉन्सेप्ट, अपनी थ्योरी ऑफ पावर दी गई है, पावर को दिया है एंड लोगों को बताया है कि पावर है क्या एंड लोग इसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, सो एज टू एंश्योर दैट देयर इज नो टोटलिटेरियन रिजाइम और नॉट अ इमर्जेंस ऑफ अथॉरिटेरियन रिजाइम, राइट। तो अगेन इनकी थ्योरी ऑफ पावर में इन्होंने जो मेथोडोलॉजी यूज किया है वो है फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। अगेन, right, we have already discussed this particular methodology in entire lecture. If you guys haven't watched, आप जाइए एंड उस लेक्चर को इस लेक्चर के बाद देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, राइट। सो बेस्ड ऑन हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटलिटेरियनिज्म एंड हर थ्योरी ऑफ ह्यूमन एक्शन, शी ट्राइज टू गिव द रियल मीनिंग ऑफ पावर रेदर देन व्हाट इज जनरली अंडरस्टूड, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट करते हैं ये सबको पावर, जो काफी अलग है जो लोग इसे समझते हैं, राइट। यूजुअली लोग फोर्स, स्ट्रेंथ या वायलेंस को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं पावर शब्द से, जो काफी यूनिक है, काफी अलग है इन शब्दों से, राइट। सो दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट पावर इज, हमें पहले समझना पड़ेगा कि फोर्स और पावर के बीच में डिफरेंस क्या है, फोर्स और स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंस क्या है, फोर्स एंड वायलेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। जब आप इन शब्दों का डेफिनेशन समझ जाएंगे, इन शब्दों का मतलब समझ जाएंगे पावर से रिलेटेड, देन आपको पता चल जाएगा कि पावर है क्या, राइट। डिस्पाइट देयर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ड्स, बट आपको जानना यह बहुत जरूरी है कि फोर्स, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस क्या होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि रियल पावर क्या होता है, राइट। जब तक आप इन शब्दों के टर्म्स में, इन शब्दों के रिलेशन में पावर को नहीं समझेंगे, तब तक आप ऑफ्टन कंफ्यूजन में रहेंगे एंड ऑफ्टन आप ये चांसेस हो जाएगी कि आप इस वर्ड को इंटरचेंजेबली या मिस इंटरप्रेट कर जाएं, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ आपके PSIR ऑप्शनल तक ही लिमिटेड नहीं है। यू कैन यूज दिस वर्ड्स वेरी वेरी स्पेसिफिकली इवन इन योर एसिस पेपर एंड वेरियस GS पेपर ऑल्सो वेल, राइट। हम अपनी लिंग्विस्टिक
कैपेबिलिटीज को जितना ज़्यादा ब्रॉड करें, जितना ज़्यादा डीप करें, उतना ज़्यादा हमारी एक्सप्रेशन और विविड और लाइवली होगी, राइट। तो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड पावर, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड पावर? सो हैना आरेंट ने खुद बताया है कि नेचर हैज अ फोर्स, राइट। नेचर हैज अ फोर्स। कैसे सर? नेचर कैसे, उसके पास कैसे फोर्स है नेचर के पास? तो नेचर के जो एलिमेंट्स हैं जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया एंड एक्सेट्रा, दे हैव force in them, right? As we know that how water can cut through the mountain, right? How water can cut through the mightiest of mountains like Himalayas, and वो फिर नीचे उतरती है, right? So ये नदी कैसे कर पाती है? ये नदी कैसे कर पाती है? ये नदी फोर्स के कारण कर पाती है। उसके पास एक इनहेरेंट इंट्रिंसिक फोर्स होता है दोस्तों, जो एक कंटिन्यूअस बेसिस पे बहता है और वो एक माइटिएस्ट माउंटेन को भी क्या कर जाता है? तोड़ जाता है। वो उसके बीच से अपना जगह बना लेता है, राइट। एंड इससे हमें लेसन मिलती है किसकी? परसिस्टेंसी की, परसिवरेंस की। कैसे आप अपनी धीरे चाल से, कैसे आप अपनी कंसिस्टेंट चाल से एक बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़कर अपना रास्ता बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट अ फोर्स इज। फोर्स इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू, विच इज इनहेरेंट इन नेचर, वेयर एज पावर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी और सोशल वर्ल्ड, राइट। अगर फोर्स नेचर का पार्ट है तो वहीं पे पावर एक सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। पावर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, राइट। कैसे अगर कोई इंसान बहुत अमीर है, राइट, तो हम उसे बोलते हैं कि ही इज फाइनेंशियली वेरी पावरफुल, राइट। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, राइट, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ही इज वेरी वेरी रिसोर्सफुल, right? He is very very powerful when it comes to resources, right? So this is why power is a social construct. Power is something characteristic of society. तो ये एक पहला डिफरेंस है जो आपको फोर्स और पावर के बीच में समझना पड़ेगा। फोर्स इज समथिंग विच इज वेरी मच confined to what? Nature, right? It is natural, right? कैसे हम डिजास्टर्स में देखते हैं, right? Like earthquake, like cyclones and etc. They have force to destroy entire city, they have force to destroy entire state, right? So this is what a force is. Force is something physical. Force is something physical which is limited to nature, but power is a social construct. Power is a characteristic of society. The second difference is between power and strength. What is power and strength? Strength is a characteristic of individual, right? Person can be strong. A person can be strong. I can be strong, someone else can be physically weak, right? So this is what? This is a strength of the person. This is the strength of the person, right? Whereas power is a characteristic of people acting together, right? So let's say there is an NGO, there is a group or lobby who are acting for a particular goal or purpose, right? We can say that yes, they are powerful. It is a characteristic of collectivity, right? So if strength is a characteristic of individual, strength is a characteristic of individual, power is a strength, power is a what? Power is a characteristic of collective. Power एक collectivity की what? Collectivity की कैरेक्टरिस्टिक है। अगेन आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ जाएं, पावर इज नेवर अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट? नाउ यू कैन कनेक्ट हियर. Now you can clearly connect here. It belongs to a group. It belongs to what? It belongs to a group and remains in existence only so long as group keeps it together, right? So long as the group keeps it together. अगर मैं आपको एक डेफिनेशन में बताऊं, अगर मैं आपको एक लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊं, तो लेट्स से मोदी जी हैं हमारे ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर, राइट? हम जानते हैं मोदी जी कितने पावरफुल हैं, राइट? मोदी जी कितने पावरफुल है, बट मोदी जी को पावरफुल बना कौन रहा है दोस्तों? मोदी जी को पावरफुल बना रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? वी द पीपल ऑफ इंडिया इज लेजिटिमाइजिंग द पावर ऑफ ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर, राइट? तो ये समझने वाली बात है कि पावर इज व्हाट वी गिव टू समवन, राइट? पावर इज समथिंग कलेक्टिव. अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो मोदी जी अकेले पावरफुल कैसे होंगे, राइट? वो तो एक सिंपल इंसान है, राइट? सो इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. पावर इज समथिंग व्हाट सोसाइटी असाइंस टू समवन एल्स, लाइक someone in such a astounding position like of prime ministership of our country, right? So this is what is the difference between power and strength.
पावर एक इंडिविजुअल, पावर एक कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, वहीं स्ट्रेंथ एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो now the most confused and most interpreted term are power and violence, right। लोग बहुत ज्यादा पावर एंड वायलेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो लेट्स से अगर यूपी के किसी शहर में कोई बहुत दबंग इंसान होता है तो लोग उसे पावरफुल बोलने लग जाते हैं, लोग उसे बोलने लग जाते हैं कि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि वो पावरफुल नहीं है, वो सिर्फ अपना दबदबा बना रहे हैं वायलेंस के थ्रू, राइट। तो लोग ये वायलेंस को पावर के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। वहीं लोगों को समझना चाहिए कि वायलेंस एंड पावर बहुत ज़्यादा डिफरेंस टर्म है। वायलेंस बहुत नेगेटिव हो सकती है सोसाइटी के लिए, वहीं पावर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है दोस्तों, राइट। तो ये समझने वाली बात है। तो वायलेंस इज यूज्ड बाय द अथॉरिटी वेयर एज पावर बिलोंग्स टू द पीपल, राइट। हमेशा एक मूल मंत्र आप याद रखिए, दैट पावर विल ऑलवेज बी बिलोंगिंग टू द पीपल, वी द पीपल, राइट। पावर इज ऑफ्टन बिलोंगिंग टू द पीपल। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि हमारे देश में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर द पीपल, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पावरफुल है या फिर पीपल ज्यादा पावरफुल है। तो हमें ध्यान रखने वाली ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों कि हमारे देश में हमेशा द पीपल, राइट, वी आर पॉपुलर डेमोक्रेसी, द पीपल विल ऑलवेज बी द स्ट्रॉन्गर बिकॉज पीपल कैन चेंज और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, राइट। तो इसीलिए लोग ज्यादा पावरफुल होंगे, वी द पीपल आर मोर पावरफुल देन एनीवन और एनीथिंग एल्स, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस दैट वायलेंस इज यूज्ड बाय अ अथॉरिटी एज अ मीन्स, राइट, as a means whereas power belongs to the people. On the basis of above differences, between the difference we have seen between force and power, we have seen between strength and power, and now we just saw between power and violence. We can tell following characteristics of power. And what are the characteristics of power? It is characteristics of human world, right? How it is a characteristic of human world? Again, remember Aristotle that human beings are not only social animal, human beings are also political animal, right? Political animal. And जहां भी पॉलिटिक्स प्ले में होगी, जहां भी पॉलिटिक्स रोल में होगी, वहां पे द टर्म पावर एग्जिस्ट करेगा, वहां पे द टर्म पावर एग्जिस्ट करेगा, राइट। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ अनार्की भी, वहां पे क्या पावर मैकेनिज्म होगा, वहां पे ये पावर मैकेनिज्म होगा, द स्ट्रॉन्गर विल बी रूलिंग द वीकर, राइट। स्ट्रॉन्गर विल बी रूलिंग द वीकर, राइट। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशंस की बात करें तो यहां पे क्या होगा, यहां पे रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो रूल करेंगे लोगों को, राइट। तो ये पावर पॉलिटिक, ये पावर प्ले हमेशा रहेगा ह्यूमन वर्ल्ड में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर political social creatures, right। the second characteristics is that it is characteristic of collectivity। जैसे कि हमने देखा कि power is not the what, power does not remain as a property of individual, right। it belongs to group and remains in existence only so long as groups keep it together। जब तक लोग चाहेंगे तब तक कोई पावरफुल होगा। द मूवमेंट दे डिसाइड दैट द मोदी जी इज नो मोर पावरफुल, दे विल थ्रो हिम आउट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ पीपल, दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ पॉपुलिज्म, दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ कलेक्टिविटी एंड डेमोक्रेसी, राइट। सो wherever there is a collectivity there will be power, right। it belongs to the people at the end, right। so the power belongs to the people like you and me, people like the masses of our country, right। since it belongs to people, power does not require legitimation, right, because there is always a legitimation wherever there is a mass support, right, wherever there is a mass support। दोस्तों आपको मैं एक जनरल एग्जांपल दूं तो आज के टाइम में लोग शादी में इतने खर्च क्यों करते हैं, राइट। लोग शादियों में इतनी खर्च क्यों करते हैं, एंड स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया विच इज सो डिफेम्ड बिकॉज ऑफ हिज लग्जूरियस मैरिजेस, राइट। ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए शादी में एंड उनकी वेडिंग को लेजिटिमेट कर सके, राइट, उनकी वेडिंग को लेजिटिमेशन मिल सके। अगर कल के दिन में समाज में कोई बात उठे कि वेदर एक्स इज मैरिड टू वाई और नॉट, चार लोग जो उसके शादी में गए थे वो बोल सके कि यस दे बोथ आर मैरिड टू इच अदर, राइट। इसीलिए लोगों को बुलाया जाता है, क्यों, क्योंकि जो लोग हैं जिनके पास पावर है वो किसी भी रिलेशनशिप को
उसको लेजिटिमेट करते हैं, राइट। दिस इज व्हाई द पावर इज ऑलवेज लेजिटिमेट व्हेन इट इज एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल, राइट। सो दिस इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर। पावर इज sui generis. What is sui generis? It is again a Latin term. It means power emerges on its own, right? Neither the control of economic power nor political offices gives power, right? So power is something which is generated on its own, right? On its own. Power cannot be confined to, power को लिमिट नहीं किया जा सकता इकोनॉमिक पावर से या फिर पॉलिटिकल पावर से। Power cannot be stored. Power emerges whenever people come together. Power disappears when people go back to private spheres, right? So as we have discussed that power is collective in nature. पावर इज कलेक्टिव इन नेचर। इसका मतलब यही है, जब तक लोग एक साथ होंगे, जब तक लोग किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में कलेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, तब तक उनके पास पावर होगा। जब तक लोग अपने अपने घरों पे रहेंगे, तब तक पावर नहीं होगा, पावर विल बी डिसअपियर। नाउ अगेन आप इस कॉन्सेप्ट को हैना अरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वीटा एक्टिवा या जू पॉलिटिकॉन से कनेक्ट करिए, पॉलिटिकॉन से कनेक्ट कीजिए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बताया है लोगों को हाउ इंपॉर्टेंट इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस इन द पॉलिटिकल स्फीयर। क्यों? क्योंकि जब तक लोगों की, राइट, मासेस की एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी, इनके पास पावर रहेगा दोस्तों, इनके पास पावर रहेगा। अगर इनके पास पावर होगा तो कोई सिंगल अथॉरिटी, कोई सिंगल इंसान जैसा कि हिटलर हो गया, वो अपने हाथों में पावर को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वो पावर को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा टोटलिटेरियन सप्रेसिव रिजाइम फिर से हो जाएगा। फिर हमें बहुत ज्यादा हीनस क्राइम जैसे कि जीनोसाइड जैसे चीजें देखने को मिलेगी, राइट। इसीलिए हैना अरेंट बोल रही है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज फॉर पीपल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल स्फीयर, राइट। एंड उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट में अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ जू पॉलिटिकॉन दिया है, राइट। सो दस पावर बिलोंग्स टू द पीपल एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद ईच अदर, राइट। पावर बिलोंग्स टू पीपल एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद ईच अदर। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं दोस्तों, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो, राइट। ये सारी क्या जस्टिफाई कर रही है, राइट? ये सारी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है कि पावर इज नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप एंड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस ओनली सो लॉन्ग एज द ग्रुप कीप्स इट टुगेदर, राइट। तो देखो कितना अच्छे से ये बताया गया है, दस पावर बिलोंग्स टू द पीपल एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद ईच अदर, राइट। जब तक देयर इज अ कलेक्टिविज्म, जब तक देयर इज अ कॉन्सर्ट ऑफ पीपल एक्टिंग टुगेदर, तब तक द पावर विल बी collectively held within we the people of our country, right? Thus power is a source of freedom which is exercised in the state of plurality in the sense collectivity, right? collectivity हमने अगेन डिस्कस किया था डाइवर्सिटी, राइट। डाइवर्सिटी एंड फ्रीडम, टू इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ प्लुरालिटी, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर दैट हैज बीन गिवन बाय हैना अरेंट। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ पावर, राइट। उन्होंने अपनी किताब ऑन द वायलेंस में सम फीचर्स ऑफ पावर क्या बताया है कि पावर होता क्या है दरअसल में, राइट। सो पावर इज अ फीचर्ड by plurality and collective action, right? So Arendt emphasizes the importance of collective action and plurality of perspective in the exercise of power. इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? जब हम पावर एक्सरसाइज करते हैं, वहां पे डाइवर्सनेस, वहां पे प्लुरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। क्योंकि जब हम बात करते हैं पावर की, हम बात करेंगे किसकी? कलेक्टिविज्म की, कलेक्टिविज्म की बात करेंगे, राइट। एंड जब हम कलेक्टिव नोशन की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पे हमें सब एक टाइप के लोग नहीं मिलेंगे, हमें वहां एक डाइवर्सनेस मिलेगी, हमें वहां एक डाइवर्सनेस, प्लुरालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव मिलेगी, राइट। तब वहां पे जो पावर एक्सरसाइज होगा वो मोर इनकलकेटिंग इन नेचर होगा, वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर होगा, वो मोर कलेक्टिव इन नेचर होगा, राइट। दिस इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कलेक्टिव एंड प्लूरल पावर एक्शन, राइट। तो ये है फर्स्ट फीचर। द सेकंड फीचर क्या है?
What is power? The power is to begin something new, right? What does this mean, that power is to begin something new? Central to Arendt conception of power is the idea of natality. What is natality? What is natality? Very important term, people. Remember that. What is natality? Natality is capacity for the new beginning inherent in human existence. Natality is a concept of producing something new. Producing something new, right? It is something new which is inherent within ourself, right? So Arendt contrast power with violence, that we have just seen, right? Which she sees as a negation of natality. What is the consequence of violence? Violence क्या है दोस्तों? Violence is basically negation of natality. What is negation of natality? जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, नेटैलिटी का मतलब क्या होता है? नेटैलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू जो हमारे अंदर था, राइट? समथिंग न्यू क्या? हमारी क्रिएटिविटी हो गई, हमारी इनोवेशन हो गई एंड एक्सेट्रा। बट जब वायलेंस होता है, जब टोटलिटेरियन रिजाइम होता है, तब क्या होता है? लोगों के अंदर दबदबा होता है, लोगों के अंदर डर होता है, लोगों के अंदर फियर होता है, राइट? तो जब लोग फियर में रहेंगे, जब लोगों के पास फ्रीडम नहीं होगी, जब लोगों के पास फ्रीडम नहीं होगी, तो वो अपनी नेटैलिटी, अपनी इनोवेशन, अपनी क्यूरियोसिटी कैसे जनरेट कर पाएंगे, राइट? आप अपने आप को ही एग्जांपल ले लीजिए। जब आप एग्जाम में डरे हुए होते हैं, जब आप एग्जाम के टाइम में डरे हुए होते हैं, तब आपका माइंड काम करना बंद कर जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक जनरल साइकोलॉजी है। जब आप डरे हुए होते हैं तो आपका ब्रेन बेसिकली फ्लाइट या फाइट मूवमेंट में आ जाता है, फ्लाइट या फाइट मूवमेंट में आ जाता है। एंड हमारी अभी कोपिंग मैकेनिज्म इतनी लिमिटेड हो गई है कि हम हमेशा सिचुएशन से भागने की ही कोशिश करते हैं, राइट? तो जब हम सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन क्या हो जाता है? शट हो जाता है, हमारा ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, राइट? तो हैना अरेंट यही बता रही हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में, कैसे जो वायलेंस है वो नेगेशन ऑफ नेटैलिटी कर देता है, राइट? वो कंप्लीटली नेटैलिटी को एलिमिनेट कर देता है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी, जिससे हमारी एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू गेट्स कंप्लीटली एलिमिनेटेड, राइट? तो पावर क्या होगा दोस्तों? पावर तभी होगा, पावर जब होगा जब देयर इज अ समथिंग न्यू, व्हेन देयर विल बी एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, राइट? उस स्पेयर में हम पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा, हमारा ब्रेन डिबेट, डिस्कशन, रीजनिंग एक्सेट्रा के लिए काफी एक्टिव होगा, राइट? हम अपनी पर्सपेक्टिव को न्यू तरीकों से प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो एज टू इन्फ्लुएंस द मासेस, राइट? वो होगा रियल power, right? And violence क्या होता है? Violence is basically negation of natality. What is the next feature? The fragility of power. What is fragility of power दोस्तों? Hannah Arendt herself acknowledges the fragility of power and the challenges of maintaining it in the modern world. राइट? फ्रेजिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रेजिलिटी का मतलब होता है बहुत नाजुक, राइट? नाजुक जो आसानी से टूट जाए या बिखर जाए, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट? तो हैना अरेंट ये एक्सेप्ट कर रही हैं, ये एक्नॉलेज कर रही हैं कि कैसा पावर आज के टाइम में बहुत फ्रेजाइल है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा क्या है? नाजुक है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न चैलेंजेस के कारण, जितने मॉडर्न डे चैलेंजेस हैं, चाहे हम एआई की बात करें, चाहे हम एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम कंज्यूमरिज्म की बात करें, चाहे हम ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात करें, चाहे हम मोनोपलाइजेशन ऑफ पावर की बात करें, ये सारे क्या कर रहे हैं? एलिमिनेशन ऑफ प्लुरालिटी कर रहे हैं। ये सारे मैन को बहुत ज़्यादा एटोमिस्टिक बना रहे हैं, राइट? आजकल हम देखते हैं कैसे लोग अपने फ़ोन तक ही बहुत ज़्यादा सीमित हैं, अपने फ़ोन तक ही कन्फाइंड है, राइट? अगर लोग अपनी फ़ोन तक ही कन्फाइंड है तो वो पब्लिक प्लेसेस में आके डिबेट डिस्कशन कैसे करेंगे? वो कैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे पॉलिटिकल स्पीयर्स में, राइट? तो इसीलिए आज की जो मॉडर्न एडवांसमेंट हो रही है, दिस इज समथिंग विच इज लीडिंग टू द इरोशन ऑफ पब्लिक फ्रीडम एंड गिविंग राइट्स टू ब्यूरोक्रेटाइजेशन, राइट? विच इज अंडरमाइनिंग द कंडीशंस फॉर मीनिंगफुल पॉलिटिकल इंगेजमेंट, राइट? तो वो एक्सेप्ट कर रही है कि कैसे आज के समय में देयर इज अ नोशन ऑफ फ्रेजिलिटी ऑफ power, right? Now there is a feature, another feature, that is how power and freedom
freedom is interconnected, right? Whenever there is a freedom, there will be power, right? So Arendt understanding of power is closely linked to her concept of freedom, right? हमने शुरू से ही ये देखते आ रहे हैं कि कैसे the concept of power and freedom is interconnected when it comes to Hannah Arendt. जब तक लोग फ्री नहीं होंगे, जब तक लोग की एबिलिटी नहीं होगी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, जब तक लोग क्रिएटिव नहीं होंगे तब तक वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते दोस्तों। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब तक आप फ्री नहीं होंगे तब तक आप पॉलिटिकल स्फीयर में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे, राइट? पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। आप क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप में हमेशा एक डर होगा, आप में हमेशा एक फियर होगा, आपके पास फ्रीडम नहीं होगा। जब आपके पास डर होगा, जब आपके पास फ्रीडम नहीं होगा तो आप कैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन कर पाएंगे, राइट? जहां आप डिबेट करने गए, जहां अभी आप किसी भी मुद्दा को उठाने गए, वहीं आपको थ्रेट मिल जाएगी टोटलिटेरियन रिजाइम से, राइट? अभी मोस्ट रिसेंट एग्जांपल दैट वी हैव सीन हाउ अपोजिशन लीडर इन रशिया वाज एग्जीक्यूटेड इन द प्रिजन, राइट? तो ये होता है दबदबा ऑथोरिटेरियन रिजाइम का, टोटलिटेरियन रिजाइम का दोस्तों। तो इसीलिए हैना आरेंट बोलना चाह रही हैं कैसे पावर एक्सरसाइज करने के लिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, राइट? एंड पावर व्हेन एक्सरसाइज्ड कलेक्टिवली एंड इन कॉन्सर्ट विद अदर्स इनेबल्स इंडिविजुअल टू असर्ट देयर ऑटोनॉमी। इसीलिए हैना आरेंट क्लियरली बोल रही हैं टू एक्सरसाइज कलेक्टिव पावर, टू एक्सरसाइज पावर कलेक्टिवली एंड इन कॉन्सर्ट विद अदर्स विच इनेबल्स इंडिविजुअल टू असर्ट देयर ऑटोनॉमी and shape the world according to the values and aspiration of not individuals but the collective, right? ये है next feature. And the one more is the importance of public spaces. हम ये क्या देख रहे हैं दोस्तों? ये हम देख रहे हैं features, right? Features of the power which Hannah Arendt अपनी किताब of ऑन वायलेंस में बताई है, राइट? हाउ इंपॉर्टेंट इज द पब्लिक स्पेसेस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर, राइट? क्योंकि उन्होंने क्लियरली बताया है कि पावर कभी भी आइसोलेशन या शाइलो में, अकेलेपन में एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। वी नीड पब्लिक स्पेसेस लाइक पब्लिक स्क्वायर, असेंबलीज, काउंसिल्स, साइट्स एंड एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज पावर। आपको पता होगा कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जब लोगों को उनकी स्पेस पार्लियामेंट में नहीं मिली थी तो वो कैसे टेनिस कोर्ट में जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। फ्रेंच के लोग अपने चार्टर ऑफ राइट्स डिजाइन किए थे, राइट? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ पब्लिक प्लेसेस। जहां लोगों को एक पब्लिक प्लेस अगर मिलेगा नहीं, पब्लिक स्पेस मिलेगा नहीं, तो लोग अपने आप को कलेक्टिवली अब एक जगह पे कैसे एकजुट कर पाएंगे, लोग कलेक्टिवली कैसे एक जगह पे इकट्ठे हो पाएंगे टू राइट देयर डेस्टिनी, राइट? टू राइट देयर डेस्टिनी, टू शेप देयर फ्यूचर, राइट? इसीलिए हैना आरेंट बोल रही हैं कि पब्लिक स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज पावर, राइट? इसीलिए डेमोक्रेसी कंट्रीज में दोस्तों, डेमोक्रेसी कंट्रीज में रीजनल फोरास, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओस एंड एक्सेट्रा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? आज के टाइम में जैसे कि अभी रायसीना डायलॉग चल रहा है, राइट? रायसीना डायलॉग चल रहा है दोस्तों न्यू दिल्ली में बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अगर आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू शेप योर perspective on international relation, where our India is heading on this auspicious eve of Amrit Kal and etc, right? तो ये जो रायसीना डायलॉग है, ये रायसीना डायलॉग ये है क्या? ये एक पब्लिक स्पेस है दोस्तों, ये एक पब्लिक स्पेस है where the intellectuals from around the world can come and share their opinions on various aspects from climate change to wars to globalization and etc, right? So this is how important public space is. अगर पब्लिक स्पेस होंगे ही नहीं तो लोग आएंगे कैसे कोई एक स्पेस में? अगर लोग आएंगे नहीं तो कैसे कलेक्टिवली अपनी पावर एक्सरसाइज कर पाएंगे, राइट? कैसे वो डायलॉग कर पाएंगे, कैसे वो डेलिब्रेशन कर पाएंगे ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट कंसर्न देम, right? So this is how important is the public space according to Hannah Arendt for the exercising collective power, right? In order to exercise collective power.
कंक्लूजन में क्या होगा दोस्तों, कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन ऐसे लिखेंगे, आरेंट्स पर्सपेक्टिव ऑन पावर चैलेंजेस कन्वेंशनल नोशन एंड इनवाइट्स अस टू रीथिंक पावर एज अ कलेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी फिनोमिना रूटेड इन ह्यूमन प्लुरलिटी एंड द कैपेसिटी फॉर द न्यू बिगनिंग, राइट। सो जो हैना अरेंट की पर्सपेक्टिव ऑफ पावर है वो काफी ज्यादा क्या है, इनोवेटिव है, वो काफी ज्यादा इनोवेटिव है, विच इज चैलेंजिंग द कन्वेंशनल नोशन ऑफ पावर। एंड व्हाट वेयर द कन्वेंशनल नोशन of power, it was very much limited to violence, coercion, strength and etc, right? So people often used to misuse coercion with power, but here Hannah Arendt is clearly delimiting the importance of power, how power is collective and how power is important for the collective in order to exert their power and ensure that there is no emergence of any single individual institution of violence like totalitarian regime, right? So this is something which is giving rise to the plurality, that the time of multilateralism, the time of plurality, the time of capacity to produce something new, right? So her insights into the nature of power remains highly relevant for understanding contemporary politics, right? Understanding contemporary politics. And what is the contemporary politics, friends? The time of contemporary politics is of democracy. And what is the essence of democracy? For the people, by the people, right? And of the people. How important the people and the power of people is. We the people of India, we the people of India, having solemnly made our constitution in such and such manner, right? So the entire power exists within we the people of India, and challenges of maintaining democratic freedoms in an increasing complex and interconnected world, right? So in democratic countries, there will always be an emergence of mobocracy which can lead to autocracy, right? So here हम सबको हैना अरेंट बताना चाह रही है कि आज के टाइम पे, कॉन्टेम्पररी पॉलिटिक्स के टाइम पे, लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन कितनी जरूरी है, लोगों के लिए कितना जरूरी है कि पब्लिक स्फीयर में आके अपनी पावर को एक्सरसाइज करना, दोस्तों, डेलिब्रेट करना, डिबेट करना, डिस्कस करना एंड एक्सेट्रा। ये बेसिकली एक वेकअप कॉल है फॉर अ पॉलिटिकल पीपल, राइट? a political people who are keeping them ignored from the majority chunks of the politics, right? उनके लिए एक ये वेकअप कॉल है कि जागो, आप समय हो रहा है चेंज, आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो कोई भी एक अथॉरिटेरियन रिजाइम, कोई भी एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पब्लिक स्फीयर में जाएं, डिबेट करें, डिस्कशन करें, डेलिब्रेशन करें, सो एज to ensure your rights, so as to ensure your fundamental rights, and so as to ensure a harmonious society which will be peaceful for coexistence, cooperation and collaboration, right? With this, we are done with today's lecture, friends, but before ending today's lecture, I would like to give my hats off, my shout out to Vishal for responding to the PYQs, to the MCQs that I asked in the previous lecture in very beautiful, concise and active manner. So Vishal, keep it up, buddy. Keep it up, buddy. I am here for you. Do let me know in whichever form I can help you out, right? So with this, we are done with today's lecture. Thank you so much, people, for watching. If you guys have liked it, then please ensure to show your love by subscribing our channel, that is UPSC by Naman Raj Gupta, and also hit the like button and share this video, this lecture with your closed ones, right? So until next time, this is your host, friend and guide Naman signing off. Keep watching, keep learning with UPSC by Naman Raj Gupta.